तो अब अपन आज बात करेंगे अपन ने मैथमेटिक्स का यूनिफिकेशन। मैथमेटिक्स है ना, गणित के यूनिफिकेशन की बात की अपन ने। तो यूनिफिकेशन में क्या होता है, एक जीनियस होता है और दूसरा यूनिफायर होता है ना। तो अपन जीनियस की बात करें तो जैसे आइंस्टाइन और यूनिफायर हुआ नहीं। जीनियस की बात करें तो गैलीलियो न्यूटन सबसे बेस्ट जोड़ी, यूनिफिकेशन की जोड़ी। न्यूटन को उदाहरण थोड़ी है। तो अब बात करें अपन यूनिफिकेशन में नेक्स्ट टर्म कि मैथमेटिशियंस में अपन ने 2 फीमेल मैथमेटिशियंस भी पढ़ी। दोनों का नाम सोफिया जर्मन और एमी नोबेल। तो इन दोनों के वर्क अलग अलग थे, है ना। और अब नए यूनिफायर पढ़ते हैं अपन कि देखो चलती रहती है मैथमेटिक्स और दिमाग भी लोग दौड़ाते रहते हैं। 1900 के बाद के अपन ने ज़्यादा देखा नहीं गौर से ना। 1900 के बाद के हिस्से को अपन 1920 तक अलग बांट दिया और यहाँ तक अपन ने मैथमेटिशियंस पढ़े। 19वीं सदी का डेविड हिल्बर्ट, हरमन एक बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन इले कार्टन। अब ये मैथमेटिशियंस कैसे ऊपर के आए? मैथमेटिशियन खूब होते हैं, है ना। हर कोई मैथमेटिशियन है, कोई दिमाग लगा रहा है तो मैथमेटिशियन है ना। लेकिन कुछ अलग कर रहा है उसी गणित के क्रम में जो 5000 सालों में खोजी जा रही है। तो इले कार्टन ने एक फंक्शन दिया और उसको बोल दिया स्पिनोर, जो क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में काम में आता है। अब ये आइंस्टीन से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। लेकिन आइंस्टीन ने ये जो इले कार्टन था, इले कार्टन आइंस्टीन के कहाँ काम में आ गया? एक बोर बताया था, बोर भी बढ़िया मैथमेटिशियन भी था, उतना नहीं था। बोर से बढ़िया मैथमेटिशियन था सोमरफेल्ड। मैक्स बोर्न भी एक मैथमेटिशियन ही मान लो। क्रिस एक जॉर्डन था और तीसरा हाइजेनबर्ग, डे ब्रोगली। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के एंटरप्रेन्योर थे, है ना, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को एक उभार के लाए कि यार हर चीज क्लासिकल नहीं है, कि
हर चीज में कुछ ऐसा है जो उसको अणु बनाता है, और वो ये मैक्स बोर्न वगैरह निकाल के लाए। वो क्या से निकाल के लाए? वो लाए इले कार्टर ने स्पिनोर दिया, मतलब जो वेव फंक्शन आया ना बाद में, वेव फंक्शन वगैरह, तो वेव फंक्शन में एक ऐसा फंक्शन दिया मैथमेटिशियन ने एक ऐसा फंक्शन दिया जो आइंस्टाइन की भी काफ़ी हेल्प की उसने, लेकिन ज़्यादा हेल्प क्वांटम मैकेनिक्स की, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी दोनों ही यहीं से आ रही, है ना। बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो क्वांटम मैकेनिक्स को और इशारा कर रहा था 1905 में, और इसकी जो स्पेशल रिलेटिविटी थी वो क्लासिकल की तरफ, जनरल रिलेटिविटी की तरफ जा रही थी। फिर जनरल रिलेटिविटी भी आई, तो लेकिन एक दौर चला जहाँ मतलब हर कोई चेंज के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया कि यार, लेकिन स्टार्ट किसने किया? एक जीनियस ने किया, है ना। कि तो इसने यूनिफाई करने की कोशिश, लेकिन यूनिफाई कर नहीं पाया, बांट दिया बस इसने। तो ये एक जीनियस था प्रॉपर, इसके बारे में अपन जान चुके हैं। अब इले कार्टन वगैरह के साथ के मैथमेटिशियंस नंबर थ्योरिस्ट थे कई सारे, तो नंबर थ्योरिस्ट भी बताया ना अलग अलग। अब फिर धीरे धीरे क्षेत्र चेंज हो गए, मतलब ये क्षेत्र चेंज कहाँ से शुरू होने लग गई? लियोनार्ड ऑयलर से 1783 में लियोनार्ड ऑयलर चल बसा। तो 83 के बाद में, ऑयलर के बाद में ये मैथमेटिशियंस मतलब अलग अलग फील्ड में काम करने लगे, क्योंकि इतनी मैथमेटिक्स जनरेट हो चुकी थी पर्टिकुलर फील्ड में कि जैसे पर्टिकुलर फील्ड की बात करें, जैसे नंबर थ्योरी के 2-4 समीकरण थे उस टाइम तक, और उनमें भी क्या था? एक प्राइम नंबर थ्योरम थी मेन, तो एक लिटिल थ्योरम थी, फेरमेट्स लिटिल थ्योरम। फेरमेट था नंबर थ्योरी का स्टार्टिंग, मान लो पीरीडी फेरमेट वगैरह। इंग्लिश मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं अपन ओनली, है ना। वैसे नंबर थ्योरी वगैरह के पहले इधर भी रह चुके हैं, लेकिन प्रॉपर अगर इंग्लिश की बात करें तो पीरीडी फेरमेट, और इंग्लिश मैथमेटिक्स भी नहीं बोल सकते इसको, वेस्टर्न मैथमेटिक्स बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये फेरमेट ही देख लो, फेरमेट इंग्लैंड का थोड़ी था, इंग्लिश थोड़ी था, फेरमेट तो फ्रेंच था। तो ये वेस्टर्न मैथमेटिक्स है, और वेस्टर्न में भी प्रॉपर यूरोपियन, बेसिकली यूरोप में ये मैथमेटिक्स जनरेट की थी। फिर चेबेशेव आया, चेबेशेव ने इस थ्योरम को, प्राइम नंबर थ्योरम को ही और यूनिक बना दिया। तो इस तरीके से पर्टिकुलर फील्ड बढ़ते गए ना। अब धीरे धीरे अब कोई नया बच्चा आएगा, नया बच्चा पैदा हुआ, और उसके दिमाग में भी हलचल मचाई यूलर की समीकरणों ने या चेबेशेव की थ्योरम वगैरह ने, तो वो तो नंबर थ्योरी में एक्सपर्ट होगा ना। फिर आगे धीरे धीरे और थ्योरम्स को करते गए। फिर कार्ल फ्रेडरिक गाउस आ गया। गाउस ने सिस्टम को काफ़ी सेपरेट कर दिया मैथमेटिक्स को, जैसे एनालिसिस को अलग कर दिया, अलजेब्रा को अलग कर दिया, कुर्ट गोडेल वगैरह, कुर्ट गोडेल और एबेल ने अलग ही फील्ड चालू कर दिया, गेलाइस ने चालू कर दिया, दोनों ने मिलकर एक अलग ही फील्ड चालू कर दिया मैथमेटिक्स में ही, नंबर थ्योरी वगैरह। तो वैसे ही इस सदी में क्वांटम वगैरह काम में आने लगी ना भाई, फिजिसिस्ट की काम में आने लगी, तो मैथमेटिशियन तो पहले तैयार रहते हैं। और एक चीज़ याद रखना, किसी भी चीज़ की फिजिक्स बाद में बढ़ती है, उसकी पहले मैथमेटिक्स फॉर्म हो रही है, हमेशा से ही उसकी मैथमेटिक्स पहले फॉर्म हो रही है।
जैसे न्यूटन ही मान लो, न्यूटन ने पहले ही अवकलन वगैरह दिए तभी तो वो गति की समीकरण वगैरह बना पाया। तो मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंसेज। तो इसके पीछे एक कारण नहीं है, बहुत सारे रीजन है। तो फिजिक्स जैसे 1850-59 की समीकरण है 1916 में आइंस्टाइन काम में ले रहा है, 1915 में है ना, 1915 में जनरल रिलेटिविटी दे रहा। तो वो समीकरणें थी बर्नहार्ड रीमान की। और उससे भी पहले जैसे लाप्लास वगैरह ने जो इक्वेशन दी 1800 के शुरुआत में, वो कहाँ काम में आ रही है, वो ज़्यादा काम में आ रही है 1875 में मैक्सवेल की इक्वेशंस में, है ना। मैक्सवेल वगैरह, हर्ट्ज वगैरह इन्होंने काम में ली काफ़ी। इसके ऑपरेटर थे लाप्लास वगैरह के ऑपरेटर। फिर लाप्लास की मैथमेटिक्स प्रॉपर काम में तो आ रही है ना। और लाप्लास के साथ ही जैसे हैमिल्टन भी एक बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन था। और हैमिल्टन का फील्ड क्या था? हैमिल्टन का फील्ड था ये जो रीमान का फील्ड था। रीमान ने शुरुआत की और हैमिल्टन ने काफ़ी आगे कर दी उस मैथमेटिक्स को रीमान डिफरेंशियल ज्योमेट्री बोलता था। डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी एक ज्योमेट्री का ही सब्जेक्ट होता है। तो मैथमेटिक्स के कई सारे सब्जेक्ट के यहाँ से बने हैं ना। तो धीरे धीरे इन मैथमेटिशियंस ने सब्जेक्ट बनाने शुरू कर दिए। और वो सब्जेक्ट क्या हो गए? नंबर थ्योरी का पहले नाम आता है मेजर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, और ये तो बेसिकली 3 अलग अलग तरीके की। अब नंबर थ्योरी का भी 2 पार्ट कर दिया। एनालिटिकल, एक एनालिसिस हो गया, एनालिसिस में इंटीग्रल एनालिसिस हो गया, डिफरेंशियल एनालिसिस हो गया, अलजेब्रिक एनालिसिस हो गया, अलजेब्रा हो गई, अलजेब्रा के भी कई पार्ट कर दिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, है ना। तो बहुत सारे फील्ड हो गए। और फील्ड बताए जाए आपको तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस का अलग ही फील्ड हो गया भाई। डिफरेंशियल इक्वेशंस भी तो फील्ड हो गया ना। कैलकुलस फील्ड था प्रॉपर। कैलकुलस इन्वेंटेड बाय सर आइजैक न्यूटन विद गोटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज, है ना। इन्वेंट दोनों ने किया। देखो तो डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कैलकुलस का ही पार्ट हो गए ना। डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी कई पार्ट हो गए, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, प्रॉपर इनमें भी सिंगुलर वगैरह। अब बेनेट चो भी एक बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन है। तो बेनेट चो ने वगैरह ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंशियल ज्योमेट्री ये अलग फील्ड हो गया। और क्यू सीरीज भी फील्ड है एक, क्यू सीरीज, है ना। क्यू सीरीज में क्या होता है? रामानुजन के फॉर्मूला आते हैं। रामानुजन तो फील्ड ही बना गया अपना मैथमेटिक्स का, बिकॉज ही वाज एब्सोल्यूट जीनियस एंड यूनिफाइड टू, है ना। और भी कई सारे फील्ड इन्होंने बनाए जो मैथमेटिक्स में काफ़ी, एक जैसे ग्रुप थ्योरी में रिंग थ्योरी आती, जिसको स्टार्ट तो किसने किया? हिल्बर्ट वगैरह ने। हिल्बर्ट और अपनी वाली एमी नोदर ने तो बहुत बढ़िया
काम किया वास्तव में मैथमेटिक्स में, है ना। और फिर अब इंडियन मैथमेटिशियंस में उस टाइम तक रामानुजन ही चला। फिर 1950 के बाद में तो काफ़ी मैथमेटिशियंस इंडिया से भी निकलने लगे अपनी आज़ादी के बाद में। इन आज़ादी या वो जो दौर था जब हमारे ऊपर वेस्टर्न राज किया करते थे, तब क्यू सीरीज ही फील्ड इंडिया ने पढ़ा पाई। लेकिन इंडिया की फील्ड है ये, यूँ मान लो ये जो मैथमेटिक्स गई वो इंडिया से ही गई। मैथमेटिक्स नाम भी गणित जो नाम है ना, हलचल, वो इनमें कब आया? भारत से दर्शन गया, भारत का शून्य पर दर्शन, है ना। तो कई सारे मैथमेटिशियंस की कड़ी में अपन और बात करें तो मैथमेटिक्स की कई ब्रांचेज बनी। तो इन ब्रांचेज के अलग अलग हीरो भी है ना, अलग अलग हीरो है। जैसे इसका सोलो परफॉर्मर हीरो कौन है? रीमान। इसका सोलो परफॉर्मर हीरो जैकोबी और रामानुजन। इसका हैमिल्टन। बेनेटो, है ना, बेनेटो वगैरह। और चैन एक मैथमेटिशियंस, और एक जापानीज मैथमेटिशियन भी हुआ, उसका एक कंजक्चर चलता है। वो कंजक्चर ये कहता है कि उसने एक गोल्ड बैग था, तो ट्विन प्राइम कंजक्चर था उसका। ट्विन प्राइम कंजक्चर था, तो ट्विन प्राइम कंजक्चर को उसने काफ़ी सोल्व किया और काफ़ी आगे भी गया वो। फिर जापान वगैरह में मैथमेटिक्स तो हर जगह चलने लगी ना। जापान वगैरह अपने ऐसे आगे क्यों है, चाइना वगैरह, क्योंकि अपना देश आज़ाद ले हुआ। और ये या तो गुलाम कम बने, उपनिवेश कम बने, या फिर अपने वाले थक चुके थे। सीधी बात है, भारत थक गया एक बार ज्ञान बांटते बांटते। तो जब कोई आलस्य करता है तो उस पर राज किया जाता है। तो रीमान वगैरह, बेनेटो, चैन और भी कई सारे मैथमेटिशियंस इधर भी निकल के आए, जो एक और अलग फील्ड आ गया। फिर एक बहुत बढ़िया जीनियस निकल के आया, जीनियस नहीं कह सकते, यूनिफायर, हेनरी पॉइंकरे। शायद जिंदा है अभी भी। नया मैथमेटिशियंस की बात करें तो हेनरी पॉइंकरे, जिसने ज्योमेट्राइजेशन कंजक्चर था, इसमें डिफरेंशियल ज्योमेट्री में एक बहुत बढ़िया कंजक्चर था, उसको सोल्व किया। जो हिल्बर्ट ने 23 प्रॉब्लम दी थी भाई। नई मैथमेटिशियंस इन 23 प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो एक प्रॉब्लम तो 10th प्रॉब्लम थी ना उसकी, हिल्बर्ट की प्रॉब्लम्स में से 7 के लिए मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने दी थी मिलेनियम प्राइज प्रॉब्लम्स। 7 के नाम तो बताए ना, वर्जेंट स्विन नटर डायल कंजक्चर वगैरह, रीमान हाइपोथेसिस, और नाविल स्टोक्स है, पीएनपी है ना। तो होज कंजक्चर है, एक होज कंजक्चर सोल्व नहीं हुआ अभी। होज कंजक्चर आता है, होज कंजक्चर सोल्व नहीं हुआ। हेनरी पॉइंट करने के लिए ज्योमेट्राइजेशन कंजक्चर इसने सोल्व कर दिया 7 में से एक। इसको 1 मिलियन रुपए मिले। 1 मिलियन रुपए नहीं लिए भाई, नहीं, 1 मिलियन डॉलर, रुपए नहीं, 7 करोड़ के आसपास के लिए मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। इसने कहा कि मैं को पैसे के लिए मैथमेटिक्स थोड़ी करता हूँ, है ना। ये हेनरी पॉइंकरे करेगा, नया मैथमेटिशियन है। और भी कई सारे, जैसे
इंडिया का एक मैथमेटिशियन अक्षय वेंकटेश, क्या नाम है? अक्षय वेंकटेश। अक्षय वेंकटेश भी बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन है और सबसे हाई माइंड जिसे मानते हैं वो है टेरेंस टाउ फ्रॉम चाइना। This is the absolute new mathematician and he is an absolute genius। कैसे? हाँ, 9 से 13 वर्ष की उम्र में इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जानते हो? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन कर ली इसने 13 साल के अंदर और 17-18 साल का अभी ये यहाँ 17-18 साल से पढ़ा रहा है और 19-23-20 साल का हो गया ये शायद अभी। हाँ, ये टेरेंस टाउ जस्टिन बीबर की उम्र का है, मेरे से बड़ा ही है ना। तो ये मैथमेटिशियन है नया। और मैथमेटिशियंस की और बात करें तो इसको टेरेंस टाउ बनाया किसने? वो बनाया एक बहुत हाई क्लास यूनिफायर जीनियस पॉल इरोड। ये पॉल इरदोस फ्रेंच ब्रेंच नहीं है ये था फ्रॉम ऑस्ट्रिया या इसका गांव है, इसका जो शहर है उसका नाम है पॉल इरदोस का शहर याद नहीं रहे भाई। ये एब्सोल्यूट यूनिफायर और जीनियस था। नंबर थ्योरी स्टार्ट हो गई, नंबर थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स बना दी इसने। सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में किसी ने पेपर पब्लिश करे ना आज तक दुनिया में, तो वो किए पॉल इरदोस ने। लगभग 1500 पेपर मायने रखते हैं। ये मतलब ये ऐसा मैथमेटिशियन था जो अपने मतलब बस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता था और सॉल्व करता ही, मतलब बैठे बैठे सॉल्व कर देता था इक्वेशंस। कहीं बैठा अपनी एक अटैची रखता था, उसके अंदर पेपर रखता था और बस उस अटैची को खोला और करने सॉल्व कर दी, कुछ फिर सॉल्व कर दिया। मतलब इसने हमेशा कुछ एक दिन में ये 2 या 3 चीज़ें ऐसी सॉल्व कर देता था जो आम आदमी नहीं कर पाता। मैथमेटिशियन है और इसके नाम पर एक इरदोस नंबर भी चलता है, जो जिसका 0 था ना वो इसके हिसाब से बहुत बड़ा जीनियस है। हाँ, इरदोस नंबर जिस आदमी का 0 होता है, जैसे आइंस्टाइन का इरदोस नंबर 4 है, मतलब वो जीनियस नहीं है। न्यूटन का इरदोस नंबर इसने निकाला नहीं, रामानुजन का इरदोस नंबर 1 आया इनके हिसाब से। ये तरीका है मैथमेटिशियंस को देखने का, इसका नजरिया था। तो इसने नंबर थ्योरेटिकल स्टैटिक्स दे डाली। और फिर पॉल इरदोस के बाद में मैथमेटिशियंस की कड़ी में अपन देखें तो इसने टेरेंस टाउ को पहचाना। किसने? पॉल इरदोस ने। पॉल इरदोस के बारे में आप सर्च करोगे तो भी मिल ही जाएगा, काफ़ी चीज़ें मिलती है इसके बारे में। तो अब एक अलग फील्ड, ये फील्ड बढ़ा दिया ना इसने, फील्ड बना दिया, इसका मतलब पावर है, मैथमेटिशियन है। क्लासिकल मैथमेटिशियन, इसके बाद में कोई क्लासिकल मैथमेटिशियन शायद पैदा नहीं हुआ, ऐसा मैथमेटिशियन। और टेरेंस टाउ भी है, सिंगुलर इक्वेशंस वगैरह, सिंगुलर इलिप्टिकल इक्वेशंस वगैरह इसने भी काफ़ी काम किया मैथमेटिक्स के फील्ड में। उतना तो नहीं किया
क्योंकि ये क्लासिकल नहीं है ना। तो क्लासिकल क्या होता है? क्लासिकल होता है जो वास्तव में जिसमें काफ़ी आर्ट हो, है ना। जैसे अपनी क्लासिकल आर्ट्स वगैरह क्या है, डांस में क्लासिकल देखें तो जिसमें काफ़ी चीज़ें आए, काफ़ी स्टेप आए, या जो जहाँ से शुरू होता है, कोई चीज़ शुरू कर दी, जैसे मैंने कोई चीज़ शुरू कर दी अलग फील्ड, है ना। तो अलग फील्ड शुरू कर दिया, तो मैं जब वो आगे जाएगा, आगे कोई मैथमेटिशियंस वगैरह, फिजिसिस्ट वगैरह देखेंगे कि यार इसका फील्ड ये क्लासिकल था, इसके बाद में कोई क्लासिकल ही पैदा नहीं हुआ, है ना। क्योंकि धीरे धीरे वो मतलब मायने बदल जाते हैं। वो सोच होती है हर जनरेशन की सोच होती है, वो जनरेशन की सोच हो जाती है क्लासिकल। जैसे अभी के लिए क्लासिकल बुद्ध की बातें हैं, भाई बुद्ध की बातें क्लासिकल हो गई यार, ये क्लासिफाइड बात है, हर जगह लागू होती है। वैसे ही क्लासिकल चीज़ों में, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स की वो होते हैं जो न्यूटन वगैरह ने दी, न्यूटन, लाप्लास, होल्डर वगैरह ने, है ना, वो बढ़िया फिजिक्स दी, क्लासिकल फिजिक्स हो गई। फिर आइंस्टाइन वगैरह ने भी क्लासिकल में काम किया। क्लासिकल ये जनरल रिलेटिविटी वगैरह सब, लेकिन क्वांटम अलग हो गई। तो जब क्वांटम नाम आया तब हो गई वो क्लासिकल। जब नया नाम आ गया फिजिक्स का, तब वो क्लासिकल हो गई। तो इस तरीके से अब क्लासिकल मैथमेटिशियंस लास्ट पॉल इडियोस था। उसके बाद में अब बात करें अपन हाई क्लास जीनियस है, एलन ट्यूरिंग, मैथमेटिशियन, क्वांटम एंटरप्रेन्योर, प्लस कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिसने कंप्यूटर साइंस की जनरेशन बना दी अलग ही, जो निकला कहाँ से? मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिशियंस में बात करें एलन ट्यूरिंग मशीन बनाई, और मैं ज़्यादा बताना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि शायद बता चुका मैं इसके बारे में। तो एलन ट्यूरिंग भी बहुत बढ़िया जो इसके साथ काम करता था, एमिन नोथेन के वर्क में काम करता था। एमिन नोथेन ने जो फील्ड स्टार्ट किया ना, रिंग थ्योरी वगैरह, उनमें ने एक्सपर्टाइज लाने की कोशिश की इसने। प्लस एक ऐसा माना जाता है चीज़, एक ऐसा मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एनालिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लॉजिशियन, कुछ भी बोल दो ना, उसका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्टेड, मतलब जो सबसे ज़्यादा फील्ड में काम कर गया। किसी को आइंस्टीन से बड़ा जीनियस मानते हैं तो वो जॉन वॉन न्यूमैन को मानते हैं। आइंस्टीन कुछ नहीं है इसके काम, और वास्तव में कुछ नहीं है, क्योंकि इसके काम ही शो करते हैं। जैसे इसके कामों में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम अलजेब्रा, कंप्यूटर, जो ट्यूरिंग मशीन थी ना, आज तुम ये फोन वगैरह यूज कर रहे हो ना, मोबाइल, इस बंदे की देन है, जॉन वॉन न्यूमैन। क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह जो भी स्टार्ट किया ना, मतलब छोटा करना कंप्यूटर को, तो इसका बहुत बड़ा हाथ है, यूँ मान लो। सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, उनमें ये क्लासिकल आदमी है जिसने काफ़ी काम किया। और इसके मैथमेटिक्स में फील्ड है, रिंग थ्योरी वगैरह में, ग्रुप थ्योरी में इसका ग्रुप आता है अलग। इसकी अलजेब्रा है, न्यूमैन अलजेब्रा में भी काम किया इसने। तो कितने फील्डों में काम किया ना,
और उनमें हर चीज़ में हर जगह एक्सपर्टाइज होगी। इसकी एक मतलब जो इसकी क्लास में, ये जब अपने ग्रेजुएशन में था तो ये क्लास में मतलब टीचर्स को इतना इफेक्ट कर देता था कि ह्यूमन है ना, प्रोफेसर्स वगैरह जो भी इसको पढ़ाते थे तो उनको काफ़ी इफेक्ट कर देता था ये मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व कर देता था। तो एक एब्सोल्यूट जीनियस जॉन वॉन न्यूमैन भी है। और नए जीनियस वगैरह की बात करें तो एक कमी खल रही है और वो नाम है सर फ्रांसिस अथिया। इसका फील्ड अलग है और ये रॉयल सोसाइटी वालों में से है। रॉयल सोसाइटी का चेयरमैन है लंदन की का ना, सर फ्रांसिस अथिया। ये भी बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन है। लेकिन ढंग से अगर बात की जाए तो सबसे बढ़िया काम एक तो जूलिया रॉबिन्सन ने किया है, नए मैथमेटिशियन ने। इसने जूलिया रॉबिन्सन, ये भी एक लड़की है। अब तो खूब मैथमेटिशियन पैदा होने लगी, लड़कियां भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जूलिया रॉबिन्सन ये मतलब ये एक यहूदी लड़की है, नाम से लग रहा है जूलिया। तो इसने जो हिल्बर्ट की 10th प्रॉब्लम थी, हिल्बर्ट की 10th प्रॉब्लम कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम में डॉट 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 ऐसी ज्योमेट्रियाँ बनती है, जो भी ज्योमेट्रियाँ बनती है इनसे जितने भी ज्योमेट्रियाँ संभव है उस तरीके की है ना, तो कितनी ज्योमेट्रियाँ संभव होगी इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम थी, इसने सॉल्व कर दिया। और दूसरा काम हेनरी पॉइंकरे ने किया, ज्योमेट्राइजेशन कंजेक्चर को सोल्व कर। ये दो ही मैथमेटिशियन बहुत हाई क्लास मैथमेटिशियन है। अगर काम की देखा जाए तो काम की बात में है ना, वैसे मैथमेटिशियंस टेरेंस टाउ भी है और बहुत हाई क्लास मैथमेटिक्स राइट करता है ना, सोल्व कर देता है काफ़ी चीज़ों को। अब के मैथमेटिशियन किन से अफेक्टेड है? अफेक्टेड भी तो होते हैं मैथमेटिशियन, जैसे मिन्कोव्स्की आइंस्टाइन से अफेक्टेड थे, कार्टन वगैरह आइंस्टाइन से ही बन गए मैथमेटिशियन। तो वैसे ही मैथमेटिशियन हुआ एक बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट एडवर्ड विटन, है ना। एडवर्ड विटन दुनिया के, जहाँ टेरी टाउ का नाम दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है, वहाँ इस बंदे का नाम टॉप पर आता है। और ये मान लो डाउन टू द सेंचुरी है ना, उसका एक क्लासिकल मैथमेटिशियन है। अपनी 21 सेंचुरी का स्टार्ट का जो क्लासिकल मैथमेटिशियन की बात करें तो वो एडवर्ड विटन है। और एडवर्ड विटन क्यों है? क्योंकि इसके काम ही कुछ ऐसे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी, फिजिक्स का भी एक ऐसा ब्रांच है जहाँ केवल मैथमेटिक्स चलती है। थोड़ा सा सपोज करो मैथमेटिक्स लिख दो, उनमें से है ये। हाँ, थोड़ा सा सपोज करता है और उसकी मैथमेटिक्स लिख देता है 2 सेकंड में। जितने भी मतलब आज इससे अफेक्टेड लोग हैं, काफ़ी इससे अफेक्टेड लोगों में प्रॉपर बात की जाए तो जैसे
Sir Francis Attia. What the hell? I don't know. तो स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह। अब एडवर्ड विटन, अब जीनियस तो होते हैं, अब जीनियस वगैरह को परेशान भी किया जाता है, लाइक यू कैन सी। तो जो जितना ज़्यादा परेशान होता है उतनी ज़्यादा फेम पा जाता है। तो रॉयल सोसाइटी की अगर चेयरमैनशिप की बात की जाए अगर, तो इसके चेयरमैन बहुत हाई क्लास मैथमेटिशियन होते हैं हमेशा से। और रॉयल सोसाइटी की सबसे बढ़िया जो इनिशिएटर्स वगैरह में जो रहा उसका नाम न्यूटन था। न्यूटन रॉयल सोसाइटी का बढ़िया चेयरमैन रहा हुआ है, और अथिया भी चेयरमैन है। तो अब पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिशियंस है, क्योंकि पूरा डाटा लोगों के पास मैथ पहुंच रही है ना भाई, तुम जितनी चाहो पढ़ सकते हो। अगर सोर्स नहीं है तो सोर्स काफ़ी है मेरे पास, मैथमेटिक्स है ना। तो कई सारे जर्नल ऐसे एक्सेस दे देती है जिनसे आप प्रॉपर किसी भी आदमी का पेपर डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। उसका पेपर देखो, उसकी राइटिंग देखो, क्या लिख रहा है नया मैथमेटिशियन, क्या नया जनरेट कर रहा है, कुछ स्पेशल कर रहा है नहीं कर रहा है, और वहाँ से। लेकिन ये कब समझ में आया आपको? ऐसे समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए पहले वहाँ जाना पड़ता है। इन द एजेज ऑफ लियोनहार्ड ऑयलर एंड न्यूटन, नॉट you should go in the ages of Aryabhat and Brahmagupta if you wanna be a classical mathematicians and something like Pythagoras, है ना। इनको पढ़िए, उनको नहीं समझ में आ रहे तो नए मैथमेटिशियंस काफ़ी नए मैथमेटिशियंस ऐसे भी होते हैं जो शॉर्टकट, है ना, शॉर्टकट किसी चीज़ का वो नहीं होता। जैसे रामानुजन वगैरह को भी ऐसे ही समझा पहले, रामानुजन को काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी। तो रामानुजन को भी इंग्लिश मैथमेटिशियंस ने, कई सारे मैथमेटिशियंस ने तो ये समझ लिया कि यार ये कहीं से टीप की थ्योरम लिख रहा है ना। लेकिन जब गौर से पढ़ा किसी ने तो वो समझ गया थोड़ा बहुत। आरडी ने गौर से पढ़ा तो आज आरडी भी इसके साथ नाम आता है, नहीं तो आरडी कौन जानता है, कोई नहीं जानता। इंग्लिश क्या था, है ना, लिटिल वुड। तो इसी तरीके से आइंस्टाइन के साथ भी काफ़ी मैथमेटिशियन फेम हुई, और कई सारे एडवर्ड न्यूटन के साथ भी फेम हो रही है। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स का यूनिफिकेशन चलता रहता है और आगे भी जारी रहेगा। And the lecture is over.